जब पाप का घड़ा भर जाता है तो ऊपर वाला अपनी झाड़ू चलाता है। ऊपर वाले ने अपनी झाड़ू चलानी शुरू कर दी है दोस्तों। बैठो बैठो। कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, बैठ जाओ सर। बैठो बैठो बैठो। कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। बोलो सोनिहाल। एक कहावत है कि जब पाप का घड़ा भर जाता है तो फिर ऊपर वाला अपनी झाड़ू चलाता है। इन्होंने, कैप्टन ने और बादलों ने मिलकर पंजाब का ऐसा बेड़ा गर्क कर दिया कि अब ऊपर वाले ने अपनी झाड़ू चलानी शुरू की है। दोस्तों, कोई कुदरत का करिश्मा है कि आम आदमी पार्टी बनी है। हम लोग बहुत छोटे लोग हैं, हमारी कोई औकात नहीं है। यहां स्टेज पे बैठे हुए जितने लोग हैं, कोई नेता नहीं है, कभी हम चुनाव नहीं लड़े थे। हम लोगों ने आम आदमी पार्टी बनाई। एक साल के अंदर आम आदमी पार्टी की दिल्ली में 70 में से 67 सीट आई। 70 में से 67। कांग्रेस साफ हो गई, 0 सीट आई कांग्रेस की। पाप का घड़ा भर गया। 70 में से 67 सीट पूरी दुनिया में आज तक इतिहास में कभी नहीं आई। पूरी दुनिया में कैसे हुआ ये इंसानी काम नहीं है भाई साहब। ये ऊपर वाले का करिश्मा है, वाहिगुरु का, रब का करिश्मा है, कुदरत का करिश्मा है। बिना कुदरत के करिश्मे के ये हो नहीं सकता, हमारे करने से नहीं हो सकता। तो ऊपर वाला अपनी झाड़ू चला रहा है। अब पंजाब के अंदर अपने को सबको मिलके ये ऊपर वाले के साथ काम करना है, ऊपर वाले का काम करना है। 1.5 साल से दिल्ली के अंदर सरकार बनी है। 1.5 साल में सबसे ईमानदार सरकार आज दिल्ली के अंदर, पूरे देश में दिल्ली के अंदर है सबसे ईमानदार सरकार। हमारी कैबिनेट के अंदर 3 मंत्रियों के खिलाफ शिकायत आई। एक मंत्री के खिलाफ एक दिन शिकायत आई, किसी का एसएमएस आया मेरे पास, बोला जी आपका मंत्री 6 लाख रुपए मांग रहा है। मैंने कहा सबूत भेजो। उसने मेरे को एक ऑडियो रिकॉर्डिंग भेजी। मैंने रिकॉर्डिंग सुनी, उसमें मेरा मंत्री पैसे मांग रहा था। विपक्ष वालों को नहीं पता था, मीडिया वालों को नहीं पता था। मैंने मनीष को दिखाई। 1 घंटे के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमने अपने मंत्री को बाहर कर दिया, उसको सीबीआई के अंदर भेज दिया, उसको जेल भेज दिया। दोस्तों, कुछ भी बर्दाश्त करेंगे, भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करेंगे। किसी हालत में भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करेंगे, नहीं तो अपनी आत्मा को नहीं जवाब दे पाएंगे हम लोग। दिल्ली के अंदर जितने काम हो रहे हैं, हर काम में हम लोग पैसे बचा रहे हैं। एक पुल बना भी, 325 करोड़ रुपए का पुल बनना था, हमने 200 करोड़ के अंदर पुल बना के पूरा कर दिया। कभी सुना आप लोगों ने? 300 करोड़ का सरकारी काम 200 करोड़ के अंदर पूरा कर दिया। पंजाब के अंदर 300 करोड़ का पुल बनना हो तो बनते 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 10 साल में 2000 करोड़ का बनता है। सारा पैसा खा जाते हैं, सारे मिलके पैसा खा जाते हैं, अफसर, नेता, सारी पार्टी वाले। हमने 1 साल में 5 पुल बनाए हैं भाई साहब, 350 करोड़ रुपए बचा लिए। 5 पुल बनाने में 350 करोड़ रुपए। एक चीज सीखी है मैंने पिछले 1.5 साल में, एक चीज सीखी है, सरकार में पैसे की कमी नहीं है। पैसा बहुत है, नीयत की कमी थी। अब अच्छी नीयत वाली सरकार आई दिल्ली के अंदर, खूब काम कर रही है, खूब काम कर रही है। तो हमने खूब पैसे बचाए और उस पैसों से दिल्ली के सारे सरकारी अस्पतालों में सारी दवाइयां मुफ्त कर दी, सारे टेस्ट मुफ्त कर दिए, सारा इलाज मुफ्त कर दिया। अब अगर आप दिल्ली के अस्पताल में जाओ, 2000 रुपए की भी दवाई अगर आपकी है तो आपको
मुफ्त में मिलेगी दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में। हमने मोहल्ला क्लिनिक बनाए। मोहल्ला क्लिनिक क्या है? झुग्गी बस्तियों के अंदर एयर कंडीशनड क्लिनिक बनाए हैं। 106 क्लिनिक बन चुके हैं। उन क्लिनिक में सारी दवाइयां मुफ्त हैं, सारे टेस्ट मुफ्त हैं, डॉक्टर मुफ्त हैं। 1000 मोहल्ला क्लिनिक 31 मार्च तक बन के तैयार हो जाएंगे। 1000 मोहल्ला क्लिनिक। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, पंजाब के अंदर भी सरकारी अस्पतालों की हालत सुधरनी चाहिए कि नहीं सुधरनी चाहिए? पंजाब के अंदर भी सारे सरकारी अस्पतालों में दवाइयां मुफ्त होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? पंजाब के अंदर भी जैसे हमने दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक बनाए, ऐसे हर पिंड के अंदर एक एक पिंड क्लिनिक बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? वो तभी बन सकता है जब ईमानदार सरकार होगी। बीकानेर जाते हैं कैंसर का इलाज कराने के लिए, कैंसर की ट्रेन चलती है। दुख की बात है, पंजाब के अंदर कैंसर का अस्पताल क्यों नहीं बन सकता? बन सकता है। बादलों से बात करो, कहते हैं पैसे नहीं है। पैसे तो हैं, नीयत नहीं है। नीयत चाहिए, अच्छी नीयत की सरकार चाहिए। दिल्ली में सारे सरकारी स्कूलों के अंदर स्विमिंग पूल बन रहे हैं। कभी सुना था सरकारी स्कूलों में स्विमिंग पूल बनते हैं? लोग अपने अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल से निकाल के सरकारी स्कूलों में भर्ती करा रहे हैं। प्राइवेट स्कूल वाले हर साल अपनी फीस बढ़ा दिया करते थे, हर साल अपनी फीस बढ़ा दिया करते थे। यहां भी बढ़ाते हैं कि नहीं बढ़ाते? प्राइवेट स्कूल वाले हर साल अपनी फीस बढ़ा देते हैं। पिछले 1.5 साल से दिल्ली के एक भी प्राइवेट स्कूल को फीस नहीं बढ़ाने दी हमने। एक भी प्राइवेट, कुछ बड़े बड़े स्कूल हैं दादागिरी करते हैं, उन्होंने अपनी फीस बढ़ाई। हम लोगों ने ऑर्डर पास करके उनकी फीस कम करवाई, और जिन्होंने फीस दी थी उन सारे बच्चों को, उनके परिवारों को फीस वापस करवाई, रिफंड करवाई सबकी फीस हम लोगों ने। कैसे कराई? पहले जितनी सरकारें थी, मंत्री होते थे, वो अपने सिफारिशी बच्चे भेजा करते थे। मैंने पिछले 1.5 साल के अंदर एक भी स्कूल में एक भी बच्चे की सिफारिश नहीं करी। मेरा अपना बेटा, मैं दिल्ली का मुख्यमंत्री हूं, मेरा बेटा गाजियाबाद जाता है पढ़ने के लिए। दिल्ली के किसी स्कूल में आज मैं फोन करूं, किसी भी स्कूल के अंदर अपने बेटे को एडमिट करा सकता हूं। लेकिन मेरे को पता है, अगर मैंने दिल्ली के किसी स्कूल में फोन करके सिफारिश करके अपने बेटे को एडमिट करा दिया, अगले दिन वो स्कूल की फीस बढ़ाएगा। मैं उसको मना नहीं कर पाऊंगा। वो कहेगा सर सिफारिश करके आपके बेटे को एडमिशन दिया था, थोड़ी सी फीस बढ़ा लेने दो। आज हमारे सीने के अंदर हिम्मत है। किसी स्कूल से हमने एहसान नहीं लिया, एक भी स्कूल से एहसान नहीं लिया, एक भी बच्चे की सिफारिश नहीं करी। आज हम उनको हिम्मत करके सारे स्कूलों को कह सकते हैं कि अगर तुमने स्कूल की फीस बढ़ाई, तुम्हारा स्कूल बंद कर देंगे, खबरदार जो तुम लोगों ने। पंजाब के अंदर भी ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? किसानों की फसलें बर्बाद हो जाती है। पिछले साल दिल्ली के अंदर बारिश हुई, किसानों की फसलें बर्बाद हो गई। किसान मेरे से मिलने के लिए आए, मैं गांव गांव में गया, मैंने देखा पूरी की पूरी फसलें बर्बाद हो गई थी। हमने किसानों को 20,000 रुपए किले के हिसाब से हम लोगों ने उनको मुआवजा दिया था। 20,000 रुपए किला। भारत के अंदर इतिहास में इतना पैसा किसी ने नहीं दिया। कैसे दिया? क्योंकि हमने पैसे बचाए थे, भ्रष्टाचार बंद करके पैसे बचाए थे, हमारे पास पैसे थे, इसलिए हमने किसानों को मुआवजा दिया। 1984 के अंदर, आज से 33 साल पहले सिखों का कत्लेआम हुआ था। पिछले 30-35 साल से पूरा सिख समाज कह रहा है कि जिन लोगों ने कत्लेआम किया था उनको सजा दो, जिन लोगों ने कत्लेआम किया था उनको सजा दो। अगर 1984 का कत्लेआम करने वालों को सजा मिल जाती तो 2002 के अंदर गुजरात में कत्लेआम कभी नहीं होता। दोस्तों, पिछले 30-35 साल से सिख समाज कह रहा है कि इसकी जांच कराने के लिए एसआईटी बनाओ, एसआईटी बनाओ, एसआईटी बनाओ। लेकिन किसी, ना बीजेपी वालों ने एसआईटी बनाई, ना कांग्रेस वालों ने एसआईटी बनाई, ना अकाली दल वालों ने उसके ऊपर दबाव डाला।
मंत्री रहे हैं ये लोग। 49 दिन की हमारी सरकार बनी। 49 दिन के अंदर पहली सरकार जो आपको याद होगा, हमारी 49 दिन की सरकार बनी थी दिल्ली में। 49 दिन में हमने दिल्ली के अंदर एसआईटी बनाई थी सिख दंगों के ऊपर। लेकिन जैसे ही हमारी सरकार गिर गई, बीजेपी वाली की सरकार आई, उन्होंने एसआईटी खत्म कर दी। अगली बार जैसे ही मैं मुख्यमंत्री बना, 14 फरवरी को मैंने शपथ ली थी, 12 फरवरी को बीजेपी की सरकार ने केंद्र में एसआईटी बना दी। 2 दिन पहले एसआईटी क्यों बनाई? बीजेपी वाले ने 2 दिन पहले, उनको पता था केजरीवाल एसआईटी बनाएगा, ये बड़े बड़े नेता जेल चले जाएंगे। मेरे मुख्यमंत्री बनने के 2 दिन पहले इन्होंने एसआईटी बना दी। दोस्तों, अगर ये एसआईटी नहीं बनाते, पिछले 1.5 साल से बीजेपी वालों की एसआईटी ने कोई काम नहीं किया। बीजेपी मिली हुई है कांग्रेस के साथ। अगर हमें ये एसआईटी बनाने देते, आज जगदीश टाइटलर और सज्जन कुमार जेल के अंदर होते। दोस्तों, सारी दुनिया जानती है इन लोगों ने कत्लेआम कराया था। मैंने अभी 3 महीने पहले चिट्ठी लिखी प्रधानमंत्री जी को। मैंने कहा, प्रधानमंत्री मोदी जी, या तो आप अपनी एसआईटी से इन लोगों को जेल भिजवाइए, नहीं तो अपनी एसआईटी बंद कर दो, मेरे को एसआईटी बना दे दो, मैं इनको जेल भिजवाता हूं। प्रधानमंत्री का कोई जवाब नहीं आया। जितने 1984 के पीड़ित थे, हर परिवार को हमने 5-5 लाख रुपए का मुआवजा दिया। जितनी विधवा कॉलोनियां हैं दिल्ली के अंदर, तिलक नगर के अंदर, इधर उधर जितनी विधवा कॉलोनियां हैं, सबके घर टूटे पड़े हैं। मैं उनके घर गया था, सबके घर टूटे पड़े हैं, छतें चूर रही हैं। अभी अभी दिल्ली सरकार ने, हम लोगों ने 10 करोड़ रुपए सैंक्शन किए उनके घर की मरम्मत कराने के लिए। दोस्तों, ये कोई मैं एहसान नहीं कर रहा। मुख्यमंत्री होने के नाते मेरा फर्ज बनता है, लेकिन ज्यादा फर्ज बनता है इंसान होने के नाते। आज उन लोगों के साथ अन्याय हुआ, भगवान ना करे कल मेरे साथ अन्याय हो, तो मैं जानता हूं कि सारा देश खड़ा होगा, सब लोग खड़े होंगे। किसी के साथ अन्याय हो, सारा देश का फर्ज बनता है उसके साथ खड़े होकर न्याय की आवाज उठाना। अब पंजाब के चुनाव होने वाले हैं। पिछले 1 साल से मैं और मेरी पूरी टीम लगे हुए हैं, रात दिन मेहनत कर रहे हैं। बड़े बड़े लोगों के साथ बैठ के हमने चर्चा करी है। पंजाब का पूरा प्लान तैयार कर लिया हम लोगों ने कि जैसे ही सरकार बनेगी, पंजाब से नशा कैसे दूर करना है। ये कोई हंसी खेल नहीं है। 1 महीने के अंदर जितनी नशे की सप्लाई है, पुलिस को लगा के सारी नशे की सप्लाई 1 महीने के अंदर बंद कर दी जाएगी। 6 महीने के अंदर जितने अपने बच्चे नशे में डूबे हुए हैं, वो बच्चे बेचारे मरीज हैं, रोज शाम को उनको अगर इंजेक्शन ना लगाएं तो उनका हाथ पैर कांपने लग जाएंगे, उनका इलाज कराना पड़ेगा। ये सारे बच्चे मरीज हैं। इन सारे बच्चों का इलाज कराने के लिए युद्ध स्तर के ऊपर क्लिनिक खोले जाएंगे पूरे पंजाब में, और 6 महीने के अंदर सारे बच्चों को नशे से बाहर ले आएंगे। दोस्तों, सारे बच्चों, जरूरत पड़ेगी बाहर से डॉक्टरों को लेके आएंगे, दूसरे राज्यों से डॉक्टरों को लेके आएंगे, लेकिन 6 महीने के अंदर अपने सारे बच्चों को नशे से बाहर कर लेंगे। और इन बादलों ने जैसे मेरे ऊपर फर्जी पर्चा कर दिया, पूरे पंजाब के लोगों पे फर्जी पर्चे कर रखे हैं, फर्जी पर्चे कर करके डराते हैं। ये सारे फर्जी पर्चे वापस लेंगे। जो बेचारा नशा करता है, जो मरीज है, उस पे तो फर्जी पर्चा करके अंदर कर देते हैं, और जो नशा बेचता है वो बाहर घूम रहे हैं। बोलो, तो जितने अपने लड़के जिन लोगों पे फर्जी पर्चे कर रखे हैं, वो सारे फर्जी पर्चे वापस लेके अपने लड़कों को बाहर, जेल से बाहर निकालेंगे। भ्रष्टाचार कैसे दूर करना है, आज पूरा पंजाब लूट लिया बादलों ने। इनके खिलाफ इंक्वायरी कराएंगे। बादल परिवार ने, कैप्टन ने, इन लोगों ने मिलकर पंजाब लूट लिया। आज एक आम आदमी अपना दफ्तर में काम कराने जाता है, उसका बिना पैसे दिए काम नहीं होता। तो पूरा भ्रष्टाचार कैसे दूर करना है पंजाब में, इसका पूरा खाका तैयार किया हुआ हम लोगों ने। किसानों के ऊपर कई लाख रुपए के कर्जे चढ़ गए हैं, किसान खुदकुशी कर रहे हैं। सरकार बनने के बाद 1.5 साल के अंदर किसानों के कर्जे माफ किए जाएंगे और उनको कर्जे से मुक्त करवाया जाएगा।
ने कैप्टन ने मिलकर गुंडागर्दी मचा रखी है। ये रेती बजरे के जितने ठेके हैं ये कांग्रेसियों को भी मिलते हैं और अकालियों को भी मिलते हैं, बीजेपी वालों सारे नेताओं को मिलते हैं जी, सारे खुश हैं। ये रेती बजरे के ठेके इन नेताओं के और उनके परिवार वालों से छीन के और आम जनता को रेती बजरे के ठेके बांटे जाएंगे। ये जितने बसों के परमिट हैं ये सारे बसों के परमिट इन बादलों के परिवार से छीन के आम अपने युवाओं को, बेरोजगार युवाओं को बांटे जाएंगे। और दोस्तों, जिन लोगों ने गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी करी थी, जिन लोगों ने कुरान शरीफ की बेअदबी करी थी, उनको बख्शा नहीं जाएगा। उनके खिलाफ उनकी जांच करके सख्त कार्रवाई की जाएगी। उनको ऐसी सजा दिलवाएंगे, ऐसी सजा दिलवाएंगे कि आगे कोई हिम्मत नहीं करेगा गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी करने की। दोस्तों, कुछ लोग कहते हैं केजरीवाल लड़ता बहुत है, रोज मोदी से लड़ता रहता है। केजरीवाल की सरकार बन गई तो पंजाब के अंदर रोज मोदी से लड़ेगा। केंद्र सरकार तो फिर मदद नहीं करेगी पंजाब की, तो पंजाब का तो बुरा हाल हो जाएगा। मैं आपको कहना चाहता हूं भाई साहब, 2 साल हो गए मोदी सरकार को बने हुए। बादलों ने मोदी जी के पैरों में पड़ पड़ के मोदी जी की खूब चमची करते हैं। बादल खूब चमची करते हैं जा जाके। 2 साल में मोदी जी की चमची कर करके ये बता दो बादल, एक नया पैसा पंजाब के लिए लाए हो तो, एक नया पैसा बादल चमची मार के लाए हो तो कुछ नहीं लेके आए 2 साल में ये मोदी जी से। अगर जरूरत पड़ी पंजाब के लिए, पंजाबियों के लिए, हम मोदी जी के पैरों में भी पड़ जाएंगे। लेकिन अगर मोदी जी नहीं माने तो फिर उनसे लड़ना भी आता है हम लोगों को। अगर मोदी जी नहीं माने तो लड़ लड़ के उनसे संघर्ष करके हम पंजाब का और पंजाबियों का हक ले सकते हैं। हम मोदी जी को कहेंगे साडा हक, साडा हक। लड़ना भी आता है हम लोगों को। दिल्ली के अंदर जितना काम हो रहा है ये करने नहीं देते। जब मैं दिल्ली का मुख्यमंत्री बना, सबसे महंगी बिजली दिल्ली में थी, सबसे महंगी बिजली पूरे देश में। आज पूरे देश में सबसे सस्ती बिजली दिल्ली के अंदर है। लड़ लड़ के करवाई है दोस्तों। किसानों का मुआवजा लड़ लड़ के करवाया है। अस्पतालों में दवाइयां लड़ के मुफ्त करवाई हैं। ये करने वाले नहीं थे। तो जैसे दिल्ली में लड़ के काम कर रहे हैं, पंजाब के लिए भी लड़ के संघर्ष कर के लिए काम करेंगे। इन लोगों को हराना बहुत जरूरी है और उसके बाद इनको सजा दिलाएंगे अपने कुकर्मों की। इसलिए हमने भगवंत मान को बोला है कि इन सब माफिया का जो लीडर है, कौन है लीडर? सुखबीर बादल। कौन है लीडर? भगवंत मान की ड्यूटी है, आप सब लोगों की ड्यूटी है कि इस बार सुखबीर बादल को हराना है, इस पूरे परिवार को हराना है। भगवंत मान की यहां से भटिंडा देहात से रूबी लड़ रही है और यहां से तलवंडी साबो से बलजिंदर कौर लड़ रही है। ये सब ईमानदार लोग हैं, आम लोग हैं, कभी चुनाव नहीं लड़े जी। ये लोग नेता नहीं है। हमारे पास चुनाव लड़ने के पैसे भी नहीं है, बिल्कुल फक्कड़ पार्टी है। लेकिन ये चुनाव हमारा चुनाव नहीं है, ये चुनाव आप लोगों का चुनाव है। चुनाव आप लोगों ने लड़ना पड़ेगा। आज यहाँ जितने लोग मौजूद हैं सबको एक कसम खा के जानी पड़ेगी। मानसा तो नाजर सिंह जी ने मानशाइया, दीपक बांसल बठिंडे तो ने ते बहुत प्रिंसिपल बुधराम जी बुढ़लाटे को लड़ते ने ते जिन्ने भी कैंडिडेट साडे थे खड़े ने, एक बार जोरदार ताड़ियां मारो थोड़े बार गई। ये सारे लोग आम लोग हैं जी। आज यहाँ सबको एक कसम खा के जानी है
ये चुनाव हमारा नहीं है, ये चुनाव केजरीवाल का नहीं है, ये चुनाव भगवंत मान का नहीं है, ये चुनाव पंजाब के लोगों का है, अपने बच्चों के भविष्य का है, पंजाब के भविष्य के लिए। हमको सबको मिलकर चुनाव लड़ना पड़ेगा। आज के बाद एक एक आदमी गिनती करके 100 लोगों को झाड़ू के ऊपर बटन दबाने के लिए तैयार करेगा। मंजूर है? एक एक आदमी कम से कम 100 लोगों को झाड़ू के ऊपर बटन दबाने के लिए तैयार करेगा। और अब ये अकाली दल वाले आएंगे, बादल वाले आएंगे, कैप्टन वाले आएंगे और आके पैसे देंगे। देते हैं ना चुनाव में पैसे, मना मत करना, ले लेना। और नए वाले नोट लेना, पुराने वाले नोट मत लेना। 3000 रुपए दे तो बोलना जी महंगाई होगी, इस बार 5000 लगेंगे। अकाली दल वाले आए, कांग्रेस वाले ना आए तो कांग्रेस के दफ्तर से जाके पैसे ले लेना, पैसे सबसे ले लेना, लेकिन मोहर झाड़ू के ऊपर लगेगी। पैसे सबसे लेंगे लेकिन मोहर झाड़ू पे। इस बार हम इनको धोखा देंगे। 10 साल से 15 साल से ये हमें धोखा देते आए हैं, इस बार हम इनको धोखा देंगे। पैसे सारे पार्टियों से लेंगे लेकिन बटन दबेगा झाड़ू का। बोलो